पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक डकैत सोमालिया के लुटेरों को माना जाता है। लेकिन यह कैसे समुद्री लुटेरे गरीबी से निकलकर इतने ताकतवर बने और इनके काम करने का तरीका कैसा है, कैसे सोमालिया देश डकैती का गढ़ बना, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सोमालिया के लोगों के डकैत बनने के पीछे यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बड़ी मददगार साबित हुई। दुनिया के नक्शे में सोमालिया एक अफ्रीकी देश है जिसका तटवर्तीय क्षेत्रफल 3,300 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसकी समुद्री सीमा रेखा लाल सागर में 200 मील दूर स्थित है। इसे रेड सी कहा जाता है। वहीं लाल सागर से होकर सुएज नहर गुजरती है जो कि एशिया और अफ्रीका को दो भागों में विभाजित करती है। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि पश्चिम एशिया से आने वाले सभी मालवाहक जहाज सबसे पहले इंडियन ओशियन के समीप से गुजरकर सुएज नहर के माध्यम से यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंचते हैं। जो भी जहाज एशिया से यूरोप जाता है उसे सुएज नहर के थ्रू सोमालिया देश से गुजरना ही पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार सुएज नहर के जरिए दुनिया का 12% व्यापार होता है, यानी कि सुएज नहर से जितने भी जहाज गुजरते हैं उनको सोमालिया के लोग अपने समुद्री सीमा में आते ही लूट लेते हैं। गाइस, सोमालिया में 2% से भी कम जमीन पर कृषि की जाती है। वहाँ रहने वाले लोगों की मुख्य आजीविका का स्रोत मछली पकड़ना है। लेकिन 2 दशक से चले आ रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ अभी तक सोमालिया में कोई भी स्थायी सरकार नहीं है। यहाँ पर लोकल गैंग्स अपने वर्चस्व के लिए आपस में लड़ती रहती हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बहुत ही गरीबी से नीचे है और यहाँ रहने वाले हजारों लोग भूख से मर जाते हैं। दूसरी चीज, इनके पास निगरानी के लिए खुद की नेवी नहीं होने के कारण बड़े बड़े विदेशी शिप इनकी समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ कर ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देश जैसे यूरेनियम, सीसा, पारा युक्त औद्योगिक कचरा भी सोमालिया के जल क्षेत्र में फेंकते रहते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोग भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इससे सोमालिया के लोगों पर घातक असर हुआ, जिसके कारण ये अपनी आजीविका के साधन खो बैठे और इन्हें कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ा। और अपने अस्तित्व को खतरा में जाता देख यहाँ के लोगों ने विदेशी ताकतों के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्थानीय विद्रोही सरगनाओं से संपर्क साधना शुरू किया, जो कि सोमालिया में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं से मछली से भरे जहाजों को हथियारों के दम पर छुड़वाना शुरू किया और उन जहाजों को लूटते रहे और खुद बेचकर पैसा कमाते। सोमालियाई समुद्री लुटेरों का दौर शुरू हो गया। मोटी कमाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले विदेशी नौकाओं को लूटना शुरू किया। बड़े बड़े तेल वाहक कंटेनर, माल वाहक जहाजों को निशाना बनाया गया। अब जहाजों को लूटने के लिए एक प्रकार की अलग योजना बनाई जाने लगी। इसके लिए सोमालिया के विद्रोही सरगनाओं से आधुनिक हथियार और उनके सहयोगी मित्र देश यमन से लूटने के तरीके और प्रशिक्षण दिया जाने लगा और इन अभियानों के लिए जरूरी पैसा, हथियार, प्रशिक्षण सहयोगियों की मदद से प्राप्त किया जाने लगा और सोमालिया के लोग बहुत बड़ी संख्या में लुटेरे बनने लगे। क्योंकि घोर गरीबी व बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे सोमालिया के लोग अब समुद्री लुटेरे बनने की होड़ में शामिल हो गए। इनकी डकैती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पश्चिम एशिया से आने वाले सभी मालवाहक जहाजों को सुएज नहर से होकर यूरोप की ओर जाते वक्त सोमालिया के जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता। सोमालियाई समुद्री लुटेरे सबसे पहले समुद्र से गुजरते इन जहाजों को लूटने का जरिया बना लिया। सोमालिया के लुटेरे सबसे पहले मालवाहक जहाज का पीछा करते और उसके रेडियो सेट से आने वाली तरंगों को अपने रेडियो से सुनते और चालक दल की रेडियो तरंगों के संदेश को बड़ी आसानी से सुन लेते। फिर कई किलोमीटर तक जहाज का पीछा करते। शुरू में ये आम मछुआरे जैसे लगते। जैसे ये मालवाहक जहाज के पास आते, आधुनिक हथियारों से लैस होकर क्रू मेंबर्स को बंदी बना लेते। फिर जहाज की संचार व्यवस्था का कनेक्शन काट देते और फिर फिरौती के लिए डिमांड करते। फिर जहाज को पूरी तरह कब्जे में ले लेते थे। उसके बाद लुटेरे अपने कब्जे वाले बंदरगाह पर ले जाते। वहाँ पर फिरौती की बातचीत शुरू करते और एक फिरौती के लिए ये समथिंग $2.5 करोड़ की मांग करते और फिरौती की रकम का 10% हिस्सा उस बंदरगाह का होता था जो कब्जे कर लाए गए जहाजों का लंगर लगाने देता था और 30% हिस्सा सोमालिया के विद्रोही सरगनाओं और यमन के मौजूद सहयोगियों का होता। बाकी 60% हिस्सा अपनी जान की बाजी लगाने वाले लुटेरों का होता, जिसे वह आपस में बांट लेते थे, जिसमें प्रत्येक के हिस्से में $30,000 आते, जो कि सोमालिया की प्रति व्यक्ति आय से कई गुना ज्यादा थे। इस तरह सोमालिया के लोग इन पैसों से आकर्षित होकर एक रुतबा कमाने लगे। इस तरह सोमालिया के लोग पैसा कमाने की होड़ में लुटेरे बनने लगे और एक समय ऐसा आया जब इस गिरोह ने सोमालिया के समुद्री क्षेत्र से बाहर मध्य एशिया से लेकर भारत के क्षेत्र तक, यहाँ तक कि मलक्का की खाड़ी में भी लूट की वारदातों को अंजाम दिया। अपने आसपास समुद्री लुटेरों की मौजूदगी का पता होने के बावजूद भी जहाज को दूसरे रास्ते से ले जाना संभव नहीं था। इन समुद्री लुटेरों से बचने का एक तरीका था कि लुटेरों की नौकाओं की तुलना में
मालवाहक जहाज की गति बढ़ा दी जाए, लेकिन गति बढ़ाने से जहाज का खर्च $90,000 बढ़ जाता था। आमतौर पर एक सामान्य मालवाहक जहाज की गति 13 नॉटिकल माइल समुद्री मील होती है, लेकिन यह गति बढ़ाने पर 18 नॉटिकल माइल समुद्री मील हो जाती है, लेकिन इससे जहाज का खर्च बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका यह था कि आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जहाजों पर कर दी जाए, लेकिन ये दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा खर्चीले थे, इसलिए ये मिशन सफल नहीं हो पाया। गाइस, सन 2000 के आसपास लूट की 469 घटनाएं घटित हुई। गाइस, 2005 में सोमालिया के समुद्री लुटेरों की 5 घटनाएं सामने आई, लेकिन यह बढ़कर 2011 में 160 हो चुकी थी। ये वो समय था जब पूरी दुनिया का ध्यान सोमालिया के समुद्री लुटेरों की ओर गया और ज्यादातर देशों ने इससे निपटने के लिए अपने जंगी जहाजों को सोमालिया के जल क्षेत्र में भेजने की इच्छा जताई। जहाज भेजे गए, लेकिन प्रयास असफल हुआ क्योंकि जंगी जहाजों की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी और जिससे हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में समुद्री डाकुओं की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों की नौसेनाओं ने भागीदारी से ऑपरेशन ओशियन शील्ड के नाम से एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया। इस अभियान में दुनिया के 30 देश शामिल हुए। इसमें भारत के शामिल 5 जंगी जहाजों में से INS तबर ने अपने काम से दुनिया भर में वाहवाही बटोरी और नवंबर 2008 में सऊदी अरब के एक मालवाहक जहाज ने अदन की खाड़ी से गुजरते समय मदद के लिए आपात संदेश भेजा। INS ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां भेजे और समुद्री लुटेरों को मार भगाया। और इसके महज 30 मिनट बाद एक भारतीय मालवाहक जहाज जो INS तबर से 50 किलोमीटर दूर था, उस पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। उस समय इस जहाज ने आपात संदेश भेजा तो INS तबर ने अपना चेतक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए मार्कोस कमांडो के साथ मालवाहक जहाज पर उतार दिया और उनके हाईजैक की कोशिश को नाकाम कर दिया। और इसके एक सप्ताह बाद ही INS तबर ने सोमालियाई डाकुओं की एक नौका डुबो दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने INS तबर की दुनिया भर में प्रशंसा की। और इसके बाद हम IMB की पायरेसी रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि समुद्र में कितनी घटनाएं लूट की हुई हैं डाकुओं के द्वारा। तो जिसमें 6 मंथ में एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2015 के बीच में टोटल 358 घटनाएं घटित हुई, लेकिन 2016 से लेकर 2022 के बीच में लूट की केवल 8 घटनाएं घटित हुई। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न देशों की नौसेनाओं के सहयोग से समुद्री लूटों की वारदातों में काफी कमी देखने को मिली और 2018 में ऐसी केवल 2 घटनाएं हुई। इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है सोमालिया के लोगों के लिए आजीविका का बेहतर साधन उपलब्ध कराना। सोमालिया के लोगों ने विदेशी ताकतों के खिलाफ पहले हथियार उठाए, लेकिन अब कोई देश सोमालिया के लोगों के लिए आधारभूत सुरक्षा के विकास के लिए फंड दे रहा है। इसके बाद जनवरी से लेकर जून 2023 के बीच में केवल 2 घटनाएं और देखने को मिली हैं और इसके बाद रिसेंटली एक घटना और हुई है जो जनवरी 2024। गाइज, एक अनुमान के अनुसार स्वेज नहर के जरिए दुनिया का 12% व्यापार होता है। स्वेज नहरी ऐसा रास्ता है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और एशिया से यूरोप जाने वाली सभी वस्तुएं स्वेज नहर के जरिए ही यूरोप पहुंचती हैं। अगर रेड सी को बंद कर दिया जाए या सोमालिया के डाकू पर पूरी तरह कब्जा कर लें या मालवाहक जहाजों को लूटना शुरू कर दें या उनको निकलने ना दें स्वेज नहर से, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा दुगना हो जाएगा। इसलिए शिपिंग कंपनियां किराया बढ़ा देंगी, कीमत बढ़ जाएगी सामानों की। गाइज, एक मिनट के लिए मान लेते हैं अगर सोमालिया के लुटेरे अपनी समुद्री सीमा में से मालवाहक जहाजों को नहीं गुजरने दें या उन्हें बीच में ही रोकर लूट लें या फिरौती के लिए दबाव डालें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका एक ही उपाय है कि शिपिंग कंपनियों को अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। इससे आने वाली वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर होगा। इसलिए रेड सी को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन हाल ही यमन विद्रोहियों ने भी मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे बहुत ही माल और जान की हानि हुई है। भारत समुद्र के जरिए पेट्रोल, गैस और कोयला मंगाता है विदेशों से। अगर इसे समुद्री लुटेरे लूट लें तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए भारत ने इंडियन नेवी को बनाया और उसमें भी एक ऐसी टुकड़ी बनाई जिसे मार्कोस कमांडो कहते हैं, जो समुद्री लुटेरों को आताल से पाताल में खोजकर मार गिराते हैं। वो पाए ना किसी को भाए ना।